सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का है लेक्चर 2। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है एचपीपीएससी सेट एग्ज़ाम के लिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है। तो अभी आज हमारा लेक्चर 2 है और इसमें जो है आपके लिए स्पेशल जो है वो पीवाईक्यूज़ भी लेके आया हूँ मैं। कुछ एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और साथ में जो आपका नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर वॉइस जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है या थोड़ी कम आ रही है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी, बट जो है जल्दी ही हम माइक का भी अरेंज कर लेंगे और फिर आपको और ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाएगा, मतलब आप अच्छा समझ पाएँगे। ठीक है, अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिनोवा अकेडमी है हमारी, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जॉइन कर लें, क्योंकि इसी में ही जो है हम ये पीडीएफ जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है? तो जैसा कि आज जो है हम बात करेंगे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की। देखो, टीचिंग में जो है आप इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि जज करते हैं कि उसने क्या सीखा है, कितना सीखा है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इससे भी क्वेश्चन बनता है आपको एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की, तो ये इवैल्यूएशन कब की जाती है? ये की जाती है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ कोर्स। कोई भी कोर्स जो है वो शुरू होने से पहले जो इवैल्यूएशन की जाएगी कि बच्चे को कितना आता है। मतलब आप कहीं एडमिशन लेने गए और वहाँ पे आपको पहले जो है एडमिशन से पहले ये देखा जा रहा है कि आपको कितना आता है, कि मतलब आपको क्या-क्या आता है। उसके बेस पे जो है वो आपको जज करेंगे, आपको इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आपकी प्लेसमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कब होती है? आपकी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है इज़ कंडक्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ कोर्स। इस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? तब आपकी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है। ठीक है? आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कब की जाती है? तो आपने ध्यान में रखना है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ कोर्स। ओके? उसके बाद पर्पस क्या-क्या है कि टू डिटरमाइन स्टूडेंट रीडीनेस, कि स्टूडेंट को कितना आता है, मतलब कितना वो रीड कर पाता है, वो सारी चीज़ें। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि उसकी क्या-क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या-क्या उसकी शक्तियाँ हैं, और मतलब क्या-क्या उसको आता है और क्या-क्या उसकी वीकनेस है, क्या-क्या उसकी कमज़ोरी है। फिर उसी के बाद जो है आप उसको ऑफ़र करोगे कोर्स, टू ऑफ़र एप्रोप्रिएट कोर्स प्लेसमेंट, और उसी के बेसिस पे जो है आप जो है उसे उसकी प्लेसमेंट करोगे और उसके लिए एप्रोप्रिएट कोर्स जो है वो ऑफ़र करोगे। ठीक है? ये पहली है आपकी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? डॉक्टर कहते हैं ना डायग्नोस, कि आपको कोई बीमारी है और उसकी उसको बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको करता है डायग्नोस। ठीक है? तो मतलब आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है? उस डिफ़िकल्टी, ये कीवर्ड याद रखना आप, ठीक है? डिफ़िकल्टीज़ जब भी आ जाएँगी, जब भी पूछा जाएगा ना आपको कि क्लासरूम में जब किसी बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आप कौन-सा इवैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं? तो वो डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने का मेथड कौन-सा है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेथड। ओके? ये रहेगा आपका, ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब किया जाता है? तो इज़ कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोर्स, कि जब आपका कोर्स जो है आपने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बाद जब बच्चे को आपने कोर्स ऑफर कर दिया, उसके बाद जो है सबसे पहला उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज़ को दूर करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। ठीक है? उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ठीक है? उसके अलावा इसका पर्पस क्या है? टू डिडक्ट लर्निंग गैप्स, कि क्या-क्या लर्निंग गैप्स आ रहे हैं उसके बीच में। उसको याद करने में क्या-क्या जो है वो गैप्स आ रहे हैं, ठीक है? उस गैप्स को डिडक्ट करने में मदद करेगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद टू आइडेंटिफाई एरियाज़ नीडिंग इम्प्रूवमेंट, कि हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। टू टेलर इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स नीड्स, कि हम जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है? ये सब आपका जो है वो आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ठीक है? ये पर्पस है। आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो कब कंडक्ट किया जाता है? आप बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। क्यों किया जाता है? लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए। याद रखना, डिफिकल्टीज इज अ कीवर्ड फॉर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके? अच्छा, उसके बाद आ गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बार-बार क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कब किया जाता है? कि ड्यूरिंग, जब भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोर्स शुरू होने से पहले। डायग्नोस्टिक आपका कोर्स शुरू हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, बिगिनिंग कोर्स के बिगिनिंग में किया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? जब ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली है, जब आपकी क्लास चली है, उसमें आप जो है
फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है फीडबैक प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करना, लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करना है, और टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, और अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को भी इम्प्रूव करना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर्मेटिव का याद रखना। ठीक है, ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि स्टूडेंट कुछ सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। तो इसका कीवर्ड याद रखना, कॉन्टिन्यूस फीडबैक, ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आप लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हो, सिर्फ आइडेंटिफाई, लेकिन डायग्नोस्टिक में क्या करते हो, आप उन लर्निंग डिफिकल्टीज को जो है वो दूर करते हो। ठीक है, और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये कब होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपसे पूछेंगे कि ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन बनता है, और ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेटिव कब होता है असेसमेंट, जब ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, अच्छा, और ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर आ गया ना, तो वहां पे चुपचाप फॉर्मेटिव जो है वो टिक करके आ जाना। ठीक है, वहां पे पूछा जाएगा ना असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा असेसमेंट मेथड है जो फॉर लर्निंग, फॉर आ गया ना बीच में, तो ये फॉर का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट आप यूज करोगे। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट तब यूज होता है, इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये तब कंडक्ट किया जाता है जब आपका कोर्स खत्म हो रहा है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सबसे पहले वाला वो कब होता है, आपको कोर्स ऑफर करने से पहले। डायग्नोस्टिक एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स, आपका कोर्स शुरू हो गया, उसके बिगनिंग में आपका डायग्नोस शुरू होगा। उसके बाद फॉर्मेटिव, और लास्ट में आपका आएगा सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव का मतलब ये है कि आप इसको कोर्स के एंड में जो है वो कंडक्ट करेंगे, और इवेल्युएट करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, ओवरऑल अचीवमेंट। ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या अचीव किया। ठीक है, टू मेजर लर्निंग आउटकम्स, हम आउटकम्स को देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या सीखा है बच्चे ने, उसको ग्रेड असाइन करेंगे। ये है एक प्रॉपर टेस्ट, कि जो आपके लास्ट में जैसे एग्जाम होते हैं ना, कि फाइनल एग्जाम्स हैं, इसके बाद फिर आपको कोर्स ऑफर नहीं होगा, उसके बाद जो है आपको जज करेंगे, मतलब आपके पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे सुमेटिव असेसमेंट में। आपके फाइनल एग्जाम, जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपका अगर मान लो कि फाइनल सेमेस्टर है या मतलब फाइनल ईयर है, तो उसमें जो आप एग्जाम दोगे वो आपको फिर उसके बाद डिग्री अलॉट होती है, उसके बाद मतलब ग्रेड, तो उस चीज को बोला जाता है सुमेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सुमेटिव असेसमेंट कब यूज होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स और एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, उसमें आप ग्रेड जो है वो असाइन करते हो बच्चों को, और टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको डिटरमाइन करते हो, उसके बारे में आपको जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, ये जितने भी असेसमेंट और इवैल्यूएशन के हमारे मेथड्स हैं, ये सारे याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। अच्छा चलो थोड़े से क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज जो है वो हम पीवाईक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। ये पीवाईक्यूज जो है ये सेट के एग्जाम में आए हुए हैं, एचपीएससी सेट में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आप पहले एमसीक्यू सोल्व करने से पहले कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो क्वेश्चन रीड करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शंस में बाद में जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, अगर आप उसको समझोगे नहीं ना और डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाओगे कि बी लगा दूं सी लगा, तो आपका एमसीक्यू कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारा पहला एमसीक्यू है कि व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं वेट करता हूँ, आप देख सकते हैं, मतलब पहले खुद सोल्व करें, मतलब वीडियो को जो है वो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जो है आंसर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, जैसे हम बात करें तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या एक ही जैसा होना चाहिए। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, या ऐसा हो टीचिंग कि जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करे, उनकी सोचने की क्षमता को जो है वो बढ़ाए। या प्राइमरली लेक्चर बेस्ड, सिर्फ लेक्चर बेस्ड ही होनी चाहिए, या लार्जली अनप्लैन्ड, या अनप्लैन्ड होनी चाहिए। अब आप देखो कि इनमें से जो है वो नेगेटिव है, ए ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो लेक्चर बेस्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लेक्चर बेस्ड होगा तो बच्चों को तो पता नहीं लगेगा कि बच्चे को समझ भी आ रहा है कि नहीं, अगर फीडबैक नहीं लेंगे। लार्जली अनप्लैन्ड, अगर अनप्लैन करके जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा बच्चों को पढ़ाना क्या है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस टीचिंग का। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उनकी थिंकिंग को जो है वो इनकरेज करना है, कि वो उनकी सोचने की क्षमता को जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है, आपने हर एक ऑप्शन को पढ़ना है और उस ऑप्शन के बारे में सोचना है कि आप उसके बारे में वो उस जगह पे सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है।
टीचिंग का एक बात हमेशा याद रखना कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही सोल्व हो जाएँगे। उसके लिए जैसे मैंने बेसिक आपको बता दी ना, जो-जो पढ़ने के लिए है, जैसे हमारे आज दूसरा लेक्चर है, तो ये जो-जो चीज़ें मैंने बताई, इनके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज़ बनते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी क्वेश्चन आएगा, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही सोल्व हो जाएगा। उसमें आपने सिर्फ़ अपने आप को एज़ अ टीचर जो है वो मान के रखना है, ठीक है? अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या इंक्लूड करती है? जो इफेक्टिव टीचिंग है, वो क्या-क्या इंक्लूड मतलब टिपिकली क्या इंक्लूड करती है? ए वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच या एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव लेसन्स या हाई टीचर सेंटर्ड कंट्रोल या फोकस ऑन मेमोराइज़ेशन। तो इन सारे ऑप्शन में आपको पॉजिटिव ऑप्शन कौन-सा लग रहा है कि जो पॉजिटिव है कि हाँ, ये इफेक्टिव टीचिंग को जो है वो इफेक्टिव टीचिंग को जो है वो इफेक्टिव बना सकता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाकियों की बात करूँ तो बाकी सारे नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो वो है एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव लेसन्स। अगर आप बच्चों को एंगेज करोगे और इंटरैक्टिव लेसन जो है वो उनके लिए लेके आओगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, टीचिंग उससे इफेक्टिव हो जाएगी। बस ऐसे एमसीक्यूज़ जो है वो आपने सोल्व करने हैं, ठीक है? अभी जो ये बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ेंगी और ज़्यादा जो है आप सीखोगे। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज़ हैं फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे, जो अभी हमने सीखा था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या आया? समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? अभी अगर आपने पीछे लेक्चर देखा है तो आपको पता है समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? एट द एंड ऑफ द कोर्स। और एंड ऑफ द कोर्स में क्या करोगे आप? सोचो। पहला है मॉनिटर ऑनगोइंग प्रोसेस। नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस तो कोई लेना-देना नहीं है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। अब समेटिव में मैंने बोला कि एट द, ये तो आपको पता है कि कोर्स के एंड में होगा, तो उसमें हम लर्निंग नीड्स के बारे में तो आइडेंटिफाई करेंगे नहीं। असाइन फाइनल ग्रेड, हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, सी हो सकता है। प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक का तो काम ही नहीं है समेटिव इवैल्यूएशन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने सारे ऑप्शंस पे जाना है, उनको अपने मन में सोचना है ये सारी चीज़ें पेपर में जब आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करोगे तो उसके बारे में सोचना है कि अगर ये मैं सही कर रहा हूँ तो क्यों सही कर रहा हूँ? अगर ये ऑप्शन मैं गलत कर रहा हूँ तो क्यों गलत कर रहा हूँ? ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड प्राइमरीली टू, हाँ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब कंडक्ट करते हैं हम? आपको पता है, अभी जैसे मैंने बताया। कब करते हैं? जब आपका कोर्स जो है वो बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है, उसके बीच में जब लर्निंग और टीचिंग लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस में चली होती है क्लासरूम में, ठीक है? अच्छा, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। मेजर स्टूडेंट फाइनल अचीवमेंट। फाइनल अचीवमेंट तो वो समेटिव का काम है, नहीं, इसका नहीं है। डायग्नोज इनिशियल लर्निंग डिफिकल्टीज, डायग्नोज तो नहीं करता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डिटरमाइन कोर्स प्लेसमेंट और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो अलग है, ये भी नहीं है। एडजस्ट टीचिंग मेथड्स ड्यूरिंग लेसन्स, हाँ, कि जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है आपका? टीचिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग सेशन जो चला होता है क्लासरूम में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो है अपनी टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करेंगे ड्यूरिंग लर्निंग। और यहाँ पे अगर ये डी ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया होता और यहाँ पे दिया होता कॉन्टिन्यूस फीडबैक, तो वो भी फीडबैक जो है वो भी एक इसी का ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कीवर्ड है कि अगर आप फीडबैक जो है वो ड्यूरिंग द क्लास जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका मेथड जो है वो यूज होगा। ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टिपिकली कंडक्टेड। कि कब कंडक्ट किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? तो कब किया जाता है, अब आप बताइए। एट द एंड ऑफ द कोर्स किया जाता है, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स किया जाता है, या थ्रू आउट द कोर्स, या पूरे कोर्स में ही किया जाता है, या आफ्टर साइनिंग फाइनल ग्रेड्स, कब किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कब किया जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। जब आप प्लेसमेंट हो गया, आप स्टार्टिंग आ गई, तो फिर आपको जो लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो मैंने बताया कि डिफिकल्टीज इसका कीवर्ड है, तो वो तब हम लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये जितने भी एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे नॉर्मल बेसिक ही एमसीक्यूज आएंगे आपको। बस आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है? आपने कोई भी ऑप्शन लिया, मान लो अगर मैं इसमें बी बोल रहा हूँ, तो वो बी क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न मुझे मन में पता होना चाहिए कि मैं इसको सही कर रहा हूँ, तो क्यों सही कर रहा हूँ, और बाकियों को गलत कर रहा हूँ, तो क्यों गलत कर रहा हूँ। ठीक है? तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आपको छोटे लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाऊँ, और आने वाले टाइम में जो है हम पीवाईक्यूज़ जो है वो भी करेंगे।
सारे, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ पीवाईक्यूज की सीरीज चलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड का इसके आगे सिर्फ एक लास्ट लेक्चर होगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे बेस्ड है। तो अगर आप जो है अगर टीचिंग एप्टीट्यूड सोल्व करना चाहते हैं तो वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के साथ सोल्व होगा। उसमें आपको खुद को टीचर मानना है और जब स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो खुद को स्टूडेंट मानना है। और ये इकलौता ऐसा चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में, इकलौता ऐसा सेक्शन है जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएँगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने इवैल्यूएशंस करवाया आपको, ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि इवैल्यूएशन मेथड कौन-सा है। और मैंने कोशिश की है कि आपको ईज़िली जो है ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएँ। और जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। उसमें भी जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के बेसिस पे जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके अलावा जो है आप ये जो पीडीएफ है, ये आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल फिनोवा अकेडमी से ले सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं फिनोवा अकेडमी। तो वहाँ पे आपको जो है वो सारी पीडीएफ्स मिल जाएँगी। इसके अलावा जो है आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में जो है वो सब्सक्राइब भी करें। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके जो दोस्त और भी हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो से जो है वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है? तो धीरे-धीरे अब इसके आगे जो है हमारा लेक्चर लास्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का और इसके बाद हम रिसर्च शुरू करेंगे। हम जल्दी-जल्दी जो है ओवरव्यू लेंगे एक तरह का, मतलब कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह जाएँ। जैसे थ्योरीज़ हैं, टीचिंग थ्योरीज़ हैं जो अलग-अलग दी हैं, वो कुछ जो है वो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो कंक्लूड कर लेंगे जब आप एक बार जो है ओवरव्यू ले लेंगे पूरे सिलेबस का। क्योंकि इससे ये होगा कि हम पी-बाई-क्यूज़ जो है वो साथ में शुरू कर देंगे और ये ज़रूरी है अगर आपने कोई भी पेपर क्रैक करना है उसके लिए आपको जो है 3 चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं कोई भी पेपर क्रैक करने के लिए। सबसे पहले जो है सिलेबस, आपको ओवरव्यू होना चाहिए सिलेबस के बारे में, आपको गो थ्रू होना पड़ेगा सिलेबस से, ठीक है? अगर ज़्यादा डीप में जाओगे तो एक ही यूनिट करते रह जाओगे। हमें धीरे-धीरे जो सबका ओवरव्यू लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है हमें पी-वाई-क्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले साल में या उससे पिछले साल में जो क्वेश्चन्स आए हैं उन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद जो है रिवीज़न। रिवीजन ऐसा कि अगर आप रिवीजन भी नहीं करोगे तब भी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं होगा। तो आपको ये 3 चीज़ें, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये 3 चीज़ें चाहिए, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कल। ठीक है, थैंक यू, बाय।